हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग टेक्निक्स की यूनिट नंबर 1। और उसके साथ मैंने पिछले साल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो इस बार सिलेबस में है। और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो पिछले से सिलेबस में थे लेकिन अब सिलेबस में एड ऑन नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं यूनिट 1। और यूनिट 1 के लिए मतलब मशीन लर्निंग टेक्निक्स के लिए मेरे पास इतने कमेंट्स आए बहुत ज़्यादा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा, मतलब दिन में पेपर देकर आया और शाम को मैंने बस ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया। और यूनिट 1 में से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ऐसे समझाऊंगा कि आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे और आपको इस वीडियो के अलावा कुछ और चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ये जो जैसे टॉपिक्स लिख रखे हैं इनके साथ मैंने पिछले साल वो कितने ईयर में आए हैं वो भी मैंने लिख रखा है। और मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको लिख कर आना है, कि कहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है जिससे कि आपको मैक्सिमम नंबर मिल सके। तो हम मतलब कोशिश करेंगे कि हम यूनिट 1 से मैक्सिमम 20 मार्क्स तो हम ले सकें पेपर में, ठीक है। क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं यूनिट 1 से, तो हम मैक्सिमम दो क्वेश्चन अच्छे से कर सकें और जो 2-2 नंबर वाले आएंगे वो तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, पहले इनको देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वीडियो में। पहले है हमारा मशीन लर्निंग, उसका कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशंस। ये पिछले 2 साल में आ चुका है, ठीक है। मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, उसके टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। और उसके अंदर हमारे टाइप्स हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये भी पिछले 2 साल में आया है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज आया था, ठीक है। उसके अंदर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सब भी मैंने कवर करा दिया। ये भी पिछले 2 साल में आई थी 10-10 मार्क्स में। ये जो है ना, इनमें से अगर 2 पूछ लेंगे ऐसा भी हो सकता है, और या फिर इन तीनों को पूछ लेंगे और 10 मार्क्स में रख देंगे, ठीक है। और डिसीजन ट्री लर्निंग, ये मुझे लगता है इसका आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है। और डिजाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम, ये हमारा 21 और 22 में आया था, 1 साल आ चुका है 10 नंबर में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक एल्गोरिथम बहुत इजी टॉपिक है, ये भी करवा दूंगा। सपोर्ट वेक्टर मशीन और इश्यूज इन मशीन लर्निंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं मुझे लगता था, और इससे हमारी यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। जो मैंने 1 या 2 टॉपिक छोड़े हैं वो कभी नहीं आए पिछले साल, इसलिए मैंने वो छोड़ दिए हैं और मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मशीन लर्निंग, हमें पढ़ना है कि मशीन लर्निंग होती क्या है। तो देखो, बिल्कुल अगर हम सब्जेक्ट का नाम ही मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग मैंने यहाँ पे पहले की पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए हैं और फिर उसकी डेफिनेशन है, तो आपको की पॉइंट से समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप लिख दोगे। तो देखो, की पॉइंट सबसे पहला सबसेट ऑफ एआई। तो हमारा मशीन लर्निंग क्या है, एक सबसेट है एआई का। एआई हमारी एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। उसके अंदर एक फील्ड है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कि मतलब ह्यूमन माइंड को अगर हम मिमिक करते हैं, या फिर मतलब ह्यूमन माइंड को अगर हम ह्यूमन माइंड जैसी कोई चीज बनाते हैं तो वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड आती है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स होता है हमारा माइंड, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। ये हमारा सबसेट है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे कि एक हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी फील्ड है, ठीक है। और उसके अंदर आता है एक हमारा मशीन लर्निंग, ठीक है। यूज एल्गोरिथम्स एंड स्टैटिस्टिक मॉडल्स। तो ये क्या करता है, हमारी एल्गोरिथम्स को यूज करता है और स्टैटिस्टिकल मॉडल को भी यूज करता है। इन दोनों चीजों पे ये बेसिकली बेस्ड होता है। इसके अंदर हम बहुत सारी एल्गोरिथम देखने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, तो ये एल्गोरिथम और स्टैटिस्टिकल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑन अ स्पेसिफिक टास्क ओवर टाइम। ये क्या करता है, ये अपनी गलतियों से सीखता रहता है, ये टाइम के बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपनी परफॉर्मेंस को। जैसा जैसा इसे इनपुट मिलता है और जैसे ये आउटपुट दिया उसके हिसाब से जो फीडबैक मिलता है उसे लेता है और उससे अपने आप को इम्प्रूव करता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन क्या होता है, जैसे कि अगर आपने एक बार गलती कर दी, आप अगर गए पेपर देने और आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया, अब आप उसको वापिस अगर जाओगे तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि आप अपनी गलती से सीख गए हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इम्प्रूव करते हो अपने आप को, मतलब इम्प्रूव करते हो अपने आप को स्पेसिफिक टास्क के लिए ओवर टाइम, टाइम के रिलेटेड। बिल्कुल सेम है, ऐसी मशीन लर्निंग होता है, ठीक है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो इम्प्रूव करता है अपने आप को टाइम के रिलेटेड, जैसे कि वो चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है, ठीक है, ऐसे। फिर है हमारा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, मतलब कि हमारा एक्सप्लिसिटली कोई भी उसके अंदर हम प्रोग्राम नहीं करते, मतलब कि
जब वो मशीन एक बार हमने डिप्लॉय कर दी तो उसके अंदर कोई भी हम अलग से प्रोग्राम नहीं करेंगे, ठीक है। वो अपने आप ही चलती रहेगी, अपने आप को इंप्रूव करती रहेगी, अपने आप ही इनपुट लेगी, अपने आप ही आउटपुट देगी, ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। द प्राइमरी गोल ऑफ इज टू टीच कंप्यूटर। तो देखो इसका प्राइमरी गोल क्या है कि कंप्यूटर को सिखाना। इसमें जैसे मशीन को सिखाना है, मशीन हमारी क्या है, मशीन हमारा एक कंप्यूटर ही तो है, उसे हम सिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी गोल होता है इसका। अगर जैसे गोल आ जाता है ना मशीन लर्निंग, व्हाट आर द गोल्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो आप ये लिख सकते हो। तो रिकॉग्नाइज पैटर्न इन डेटा, तो ये क्या करता है, डेटा के अंदर एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है कि मतलब अगर ऐसा इनपुट आता है तो ऐसा आउटपुट देना है, अगर ऐसा इनपुट आता है तो ऐसा आउटपुट देना है। ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट दे गिव आवर आउटपुट। तो देखो पहले क्या होता था, अगर मैं पहले बताऊं, जो हमारी मतलब कि अभी भी जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर हम क्या करते थे, एक हम इनपुट प्रोवाइड करते थे और एक हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे, ठीक है। मतलब कि एक इनपुट प्रोवाइड करते थे और एक मेथड प्रोवाइड करते थे जिससे कि हम इनपुट से आउटपुट जनरेट कर सकें। जैसे कि आपने जैसे प्रोग्राम लिखा फैक्टोरियल का, ठीक है, तो आपने उसके अंदर फैक्टोरियल दिया कि 5 है, ठीक है। अब उसके अंदर आपने प्रोग्राम भी लिखा उसका कि फैक्टोरियल 5 का कैसे आएगा, पिछले वाले जितने भी नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हमारा क्या आएगा, फैक्टोरियल आएगा 5 का, ठीक है। तो आपने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर एल्गोरिथम भी दे दी और आपने इनपुट भी दे दिया। अब क्या करेगा, हमें प्रोग्राम आउटपुट जनरेट करके देगा। क्या जनरेट करके देगा, 5 का जो भी फैक्टोरियल होगा उसे जनरेट करके देगा, ठीक है। तो देखो ये तो हमारी एक अप्रोच हो गई पहले वाली, जो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी थी। अब मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक जो टाइप होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो हम देते हैं आउटपुट, ठीक है, और एक हम देते हैं इनपुट। आउटपुट और इनपुट देते हैं, उससे हमें मशीन क्या करती है, मशीन एक हमें मेथड देती है, ठीक है। और ये जो मेथड होती है वो हमें कैसे मिलती है, वो हमें मेथड मिलती है इनपुट और आउटपुट के अंदर क्या करके, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके, कि मतलब अगर ऐसा आउटपुट आ रहा है तो ऐसे इनपुट पे अगर ये आउटपुट आ रहा है, तो अगर जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा सेट है कि मतलब हमारे पास बहुत सारा इनपुट है, बहुत सारा आउटपुट है, और हमारे पास जितना आउटपुट होगा और जितना आउटपुट और इनपुट होगा उतना ही बेहतर मशीन हमारी ट्रेन हो पाएगी, ठीक है। तो आगे मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है कि हम आउटपुट और इनपुट देते हैं और ये हमें मेथड देता है मशीन लर्निंग। सो मेक प्रेडिक्शन ऑन और डिसीजन बेस्ड ऑन पैटर्न, ठीक है। और जब पैटर्न को ये रिकॉग्नाइज कर लेता है तो उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्शन करता है और डिसीजन करता है एज फ्यूचर, ठीक है, फॉर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन और डिसीजन करता है बेस्ड ऑन पैटर्न्स। तो ये सारे इसके थे की पॉइंट्स। अब देखो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लो। मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that involves training computer system to learn from data and improve their performance on a specific task without being explicitly programmed. The goal of machine learning is to enable computers to recognize pattern in data एंड मेक प्रेडिक्शन और डिसीजन बेस्ड ऑन दोज पैटर्न। तो देखो सारे के सारे की पॉइंट्स हमने इस डेफिनेशन के अंदर यूज कर लिए। मैं इसके लिए नहीं समझा रहा क्योंकि मुझे पता है कि डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि मैंने सारे के सारे की पॉइंट्स भी आपको समझा दिए। तो यहां तक आपको क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अब देखो मशीन लर्निंग के अंदर हमारा एक कीवर्ड है लर्निंग। लर्निंग क्या करता है, लर्निंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड एल्गोरिथम टू रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड मेक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन। सो देखो लर्निंग का मतलब है कि ये हमारा किसे रिफर कर रहा है, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग को, सॉरी लाइट चली गई तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो वीडियो अभी ऐसी बनेगी। मैंने देख लिया क्लियरली सारे से वर्ड्स जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं है आपको पढ़ने में। बस थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आ गई, लाइट चली गई थी, फिर कैमरे में फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। लाइट ऑन कर रहा हूँ तो वो लाइट थोड़ा सी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो मैं अब सुबह देखूंगा वो प्रॉब्लम। तो अभी तो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, रात में तो कर ही देते हैं, ठीक है। तो देखो हम लर्निंग पे थे। लर्निंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ऑन एन एल्गोरिथम टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। तो जब भी हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं ना, तो हमें पहले मशीन को कुछ लर्न कराना पड़ता है, मतलब कि ट्रेन कराना होता है। तो उस मेथड को हम कहते हैं लर्निंग। जब हम कुछ डेटा सेट को हम मशीन को देते हैं और वो मशीन उस पर इनपुट लेके और कुछ आउटपुट देती है, तो उससे ना वो इनपुट और आउटपुट से ना वो लर्न करती है उसे, तो उसे कहते हैं हम ट्रेनिंग। तो उसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लर्निंग। लर्निंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड एल्गोरिथम टू रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड मेक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है।
तो देखो इसका एग्जांपल कुछ ऐसे है, मशीन लर्निंग यूज फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो कभी कभी एग्जांपल भी आ जाता है एग्जाम में, तो आप ये लिख सकते हो मशीन लर्निंग को हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए भी यूज करते हैं। अब जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग में हम यूज करते हैं कि जैसे हम पिछले प्रीवियस डेटा, हिस्ट्री जो हमारी प्रीवियस डेटा है जो भी, उसको देखते हुए हम आगे की जो होने वाला है कुछ डिसीजंस उन्हें लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता चल जाता है कि इस दिन बारिश होगी या इस दिन मतलब बारिश नहीं होगी, ये भी हमें पता चल जाता है मशीन लर्निंग के थ्रू। ठीक है, तो काफी यूजफुल थिंग है ये। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, मशीन लर्निंग का टाइप्स। मशीन लर्निंग के जो टाइप्स हैं वो हमारे 2022 और 23 में आए थे 10 नंबर में। तो देखो 3 टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्समेंट। सो देखो हम इन सबको अब एक एक करके समझेंगे और इनके अंदर भी जो हमारे टाइप्स होते हैं उन्हें भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सो देखो, सो पहला है हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग। इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच मशीन्स आर ट्रेन्ड यूजिंग वेल लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा। सो देखो, अब देखो मैं ना आपको सिंपल वे बताता हूँ। मशीन, अगर आपको इसके अंदर डिफरेंस देखना है ना, तो देखो इसके अंदर तो हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट बोथ। और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ इनपुट होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास दोनों ही नहीं होते, ये दोनों के बिना काम करता है। ठीक है, ये मतलब फीडबैक प्रोसेस पे काम करता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल ट्रेनिंग डेटा होता है। लेबल ट्रेनिंग डेटा का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट हमारे पास दोनों होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा मशीन प्रिडिक्ट द आउटपुट। ठीक है, तो देखो सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसा है कि मतलब उसके पास एक सुपरवाइजर होता है। ठीक है, मतलब उसके पास एक सुपरवाइजर है, पहले से उसके पास कुछ डेटा है जिससे वो प्रिडिक्ट करेगा फ्यूचर का डेटा। ठीक है, तो देखो The labeled data means some input data is already tagged with correct output। कुछ ऐसा इनपुट डेटा है जिसका हमें करेक्ट आउटपुट पता है। ठीक है, तो देखो इन रियल वर्ल्ड सुपरवाइज लर्निंग यूज फॉर रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के लिए यूज होता है, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऐसा पहले हो रखा होता है, तो उससे जो हमें इनपुट और आउटपुट मिले वो हम मशीन के अंदर डेटा को ट्रेन कराते हैं, मशीन को ट्रेन कराते हैं डेटा से, और फिर उससे वो जो मशीन है वो प्रेडिक्शन या फिर डिसीजन जो है हमारे वो ले सकती है। ठीक है, तो देखो हाउ सुपरवाइज लर्निंग वर्क, अभी बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जब मैं ये समझाऊंगा हाउ सुपरवाइज लर्निंग वर्क्स। सो देखो सपोज वी हैव अ डेटा सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। तो देखो हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे शेप्स हैं। ठीक है, अब आप ऐसे इससे समझ सकते हो, हमारे पास एक ऐसा डेटा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे शेप्स हैं। ठीक है, तो देखो उसके अंदर क्या क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है एंड पॉलीगन है। ठीक है, ये सब है। अब नाउ फर्स्ट स्टेप इज दैट वी नीड टू ट्रेन द मॉडल फॉर द ईच स्टेप। अब पहला स्टेप इसमें यह है कि हमें जो मशीन है उसको सारे के सारे शेप्स के लिए ट्रेन करना है। तो देखो कैसे करते हैं हम ट्रेन। तो देखो इसके अंदर है ना, हम इस पे कुछ कंडीशंस देंगे। इफ द गिवन शेप हैज 4 साइड, अगर गिवन शेप के पास 4 साइड है एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, और सारी की सारी साइड्स क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो वो क्या होता है हमारा स्क्वायर। वो तो ह्यूमन को भी पता है ना, मतलब कि 4 साइड है जिसकी और चारों साइड इक्वल है, तो वो क्या हुआ हमारा स्क्वायर। ठीक है, इफ देयर आर 3 साइड्स लेबल्ड एज ट्राइंगल, अब हमारे पास 3 साइड्स हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम, ट्राइंगल। अगर हमारे पास 6 साइड है तो हमें क्या कहेंगे, इसे हेक्सागन। ठीक है, अब ये जो मशीन है इन तीनों इंफॉर्मेशन पर ये जो हमारे शेप्स हैं इनका पता लगा लेगी। कैसे लगाएगी, अब आपको है ना सुपरवाइज लर्निंग में ये बनाकर आना है। ठीक है, मैंने इसके लिए बना के दिया आपको कि आपके पास एक डायग्राम हो जाए जब भी आपको मिले। जैसे एक तो ये फ्लो चार्ट हो गया, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में आपको ये फ्लो चार्ट बना के आना है, और फिर उसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपको ये वाला डायग्राम बनाकर आना है। तो देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है लेबल डेटा। ठीक है, लेबल डेटा है ये, इसके अंदर हमारे पास इनपुट्स हैं और एक है हमारे पास लेबल्स। अब हमने सबके एक एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पे दिए। ठीक है, ये हो गई हमारी लेबल्स। अब क्या करेगा ये हमारा पहले मॉडल को ट्रेन करेगा इन लेबल्स के ऊपर। ये हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है, ट्रेन हो गया। ठीक है, मॉडल ट्रेन हो गया। अब क्या करेगा, ये प्रिडिक्शन करेगा, शेप्स को लेगा, फिर अपने जो पहले मॉडल ट्रेन हुआ है उससे जो हमने लर्निंग करी है उसे लेगा। ठीक है, और शेप्स को डिटेक्ट करेगा कि कौन सा शेप क्या है। ठीक है, अब इसको पता था ये चारों साइड इक्वल है और 4 हैं तो ये क्या है, स्क्वायर है। अब 3 साइड का है तो ट्राइंगल है।
ऐसे होता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। अब हमारे सुपरवाइज लर्निंग के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 और 23 में आ रखे हैं। रिग्रेशन आया था, क्लासिफिकेशन आया था, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग के टाइप है। तो देखो वो तीनों साथ में आते हैं, तो यहाँ पे दोनों मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। देखो बहुत इजी वे में समझाऊंगा। रिग्रेशन क्या होता है हमारा, इट इज यूज फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल। ये रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल में यूज होता है। इट इज यूज फॉर प्रेडिक्शन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये पता है किसके लिए यूज होता है, जो हमारी कंटिन्यूअस है, जो कभी रुक नहीं रहा, जो मतलब चलता ही जा रहा है, जैसे ग्राफ की फॉर्म में चलता ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा, ठीक है, ऐसे डेटा के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारा वेदर फॉरकास्टिंग हमारी बहुत पहले से जो हमारे पास डेटा है ना, वो मतलब चलता ही जा रहा है, वो कहीं रुक तो नहीं रहा। टाइमिंग क्या रुकती है कभी, वो नहीं रुकती, ठीक है। या फिर मार्केट ट्रेंड्स कोई रुकते थोड़ी ना कभी कोई ना कोई चल ही रहा होता है, वो कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। उनके अगर रिलेशनशिप्स को अगर हमें फाइंड करना है, कि मतलब अगर हमें पता लगाना है कि जैसे मार्केट में अभी 2022 और 23 में कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अब हमें पता लगाना है 2024 में कौन सा ट्रेंड चलेगा, तो हम पिछले प्रीवियस डेटा से हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड आएगा, ठीक है। तो देखो इसकी कुछ एल्गोस हैं हमारे रिग्रेशन की, लीनियर रिग्रेशन ट्रीज, नॉन लीनियर रिग्रेशन, ये मैंने इसलिए लिख दिए, कभी कभी 2 नंबर में आ जाती है। डिफाइन द एल्गोस ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, बाइसेंट लीनियर रिग्रेशन, ये सब आपको पता होनी चाहिए, एक बार देख के देख लेना या फिर वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिग्रेशन तक क्लियर सब कुछ, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है सुपरवाइज लर्निंग का। सो क्लासिफिकेशन हमारा मतलब कि जैसे ट्रू और फॉल्स होता है ना, बिल्कुल उसी की तरह होता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आर यूज व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज कैटेगरिकल। सो देखो इसके अंदर क्या होता है, कैटेगरीज के अंदर हम जो हमारे वेरिएबल्स है उनको अलग अलग कर देता है, क्लासिफिकेशन कैटेगरीज में अलग अलग कर देता है, विच मीन्स देयर आर 2 क्लासेस सच एज यस या नो। देखो एक कैटेगरी होगी हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास कोई कैटेगरी है, हमारे पास कोई एक कैटेगरी है, ठीक है, तो हमारे पास एक डेटा आया, ये हमारे पास डेटा आया, तो ये क्या, ये इसमें यस या नो दो ही इसके अंदर परफॉर्म करेगा, या तो ये कैटेगरी का पार्ट है या तो ये कैटेगरी का पार्ट नहीं है। तो ये क्या करेगा, अगर कैटेगरी का पार्ट है तो अंदर चली जाएगी, अगर कैटेगरी का पार्ट नहीं है तो नो नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसे अलग इकट्ठा करता रहेगा। फिर और डेटा आएगा, क्या ये कैटेगरी का पार्ट है, हाँ है तो अंदर चले जाएगा, नहीं है तो यहाँ चले जाएगा। तो ऐसे ही है ना, अलग अलग कर देगा डेटा को, मतलब कि ये क्या करता है, कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, मतलब ये क्लासेस में डिवाइड करता है डेटा को। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, हमारे पास फ्रूट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स, तो वो क्या करेगा, कैटेगरी में उसे डिवाइड कर देगा, कि मतलब अगर फ्रूट हमारा ये उसके अंदर हमने दे दिया कि उसकी ग्रीन लीफ होनी चाहिए, उसका कलर रेड होना चाहिए, है ना, और उसका वेट ये होना चाहिए, उसके पास ये इनपुट है, तो ये चेक करेगा उसके क्या ये इनपुट मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो वो एक कैटेगरी में डाल देगा, जैसे कि अगर वो एप्पल की कैटेगरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि उसके अंदर हमने दूसरा कोई इनपुट दे दिया, जैसे कि पेन का इनपुट अगर थे, इसकी लेंथ ये है, ब्लू कलर का है, मतलब इंक इसकी ब्लू है, तो ये हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है। अब ये डेटा को देखेगा, या ये डेटा सही है, इसे कैटेगरी में यस या नो, ठीक है। अगर ये वाली सारी की सारी प्रॉपर्टी वो क्वालिफाइड कर जाता है, मतलब कि ट्रू कर जाता है, तो ये यस की कैटेगरी में डाल देगा, वरना नो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एल्गोस क्या होती है हमारी, इसकी होती है रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्रीज, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी आगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, देखो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन और डिसीजन ट्री अभी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब कि इनकी एल्गोस के बेस पर ये सब्जेक्ट, मतलब मशीन लर्निंग तो हो गया। मशीन लर्निंग के अब 2 टाइप हो गए, सुपरवाइज 3 टाइप हो गए, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट। अब इनकी जो एल्गोस है, इनके जो टाइप्स हैं, इन पूरे पे ये सब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इनको हम डीपली पढ़ते हैं इस पूरे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में अगर एआई या फिर ईडी पढ़ी थी, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है, ठीक है, उसमें भी कुछ टॉपिक्स थे हमारे। तो देखो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, इट इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक इन विच मॉडल्स आर नॉट सुपरवाइज्ड यूजिंग ट्रेनिंग डेटा सेट। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी ट्रेनिंग डेटा सेट नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कोई भी ट्रेनिंग डेटा सेट नहीं है जिसे मॉडल को ट्रेन कर सके। इंस्टेड मॉडल्स इटसेल्फ फाइंड द हिडन पैटर्न।
इसमें क्या करेगा कि मॉडल अपने आप हिडन पैटर्न को फाइंड करेगा एंड इनसाइट फ्रॉम गिवन डेटा, ठीक है, और जो भी हमें गिवन डेटा उसके थ्रू। तो देखो हमारे पास गिवन, अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, ये बिल्कुल बच्चे की तरह समझो, इसके पास बस डेटा है, इसको कुछ पता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कोई भी इसके पास पहले से डेटा नहीं है, कोई भी इनपुट का करेक्ट आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो देखो एक हमारे पास बच्चा है, आपने किसी बच्चे को बहुत सारे फ्रूट्स दे दिया, ठीक है, उस फ्रूट्स के अंदर एक तो आपके पास बनाना है, वाटरमेलन है और क्या है, एप्पल है, ठीक है, बनाना, वाटरमेलन और एप्पल, आपने इन सबको मिक्स करके बच्चे को दे दिया, ठीक है। और अब बच्चे को कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या क्या है, उसे ये भी नहीं पता कि बनाना को बनाना बोलते हैं या फिर, तो वो क्या करेगा, वो मतलब वो उनके शेप्स को, उनके कलर को, इन सबको देख के क्या करेगा, उन्हें अलग अलग कर देगा, ठीक है। जैसे वो क्या करेगा, बनानास को अलग कर देगा, ठीक है, और वाटरमेलन को सबको अलग कर देगा और एप्पल को भी अलग कर देगा। तो क्या उसे पता था कि मतलब ये एप्पल है, ये बनाना है, इसका कोई डेटा उसे पता नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, जैसा जैसा उसे दिखता गया, जैसे उसने सबसे पहले बनाना को लिया, ये बनाना मतलब उसने एक अलग जगह रख दिया, वाटरमेलन को लिया अलग जगह रख दिया, फिर बनाना आया तो उसने बनाना के साथ रख दिया। तो ये इस तरह से काम करता है। अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो द गोल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज टू फाइंड द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेट, मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम एक डेटा सेट के अंदर हम एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे। ग्रुप दैट डेटा अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज, जैसा कि मैंने अभी आपको फ्रूट्स वाले एग्जांपल से समझाया, जो भी सिमिलरिटीज है उन्हें एक ग्रुप कर दो एंड रिप्रेजेंट दैट डेटा सेट एज अ कंप्रेस फॉर्म, और उस डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर दो इन आउटपुट, ठीक है। तो देखो क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का टाइप है। क्लस्टरिंग क्या होता है, देखो क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट इनटू क्लस्टर्स। हम क्या करते हैं, क्लस्टर्स के अंदर जो हमारी इनपुट है उसे डिवाइड कर देते हैं, such the object the most similarity remain into a group and less no similarities with the object are another group। so देखो जो भी similarities हमारी मिलती जा रही है, जैसे कि अब हमारे पास हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टार है, ठीक है, बहुत सारे डॉट है, ठीक है, बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा सेट है, तो ये क्या करेगा, इन स्टार्स को एक सेट में बना देगा, इन डॉट्स को एक सेट में बना देगा, इन ट्राइंगल्स को एक सेट में बना देगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। ऐसे सिमिलरिटीज को देखेगा और बना देगा, ठीक है। तो देखो ये होती है हमारी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना क्योंकि पेपर में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। एल्गोरिथम के मीन्स क्लस्टरिंग, KNN, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, न्यूरल नेटवर्क, एनोमिनल डिटेक्शन, ठीक है। ये सब आपको एक बार लिख के देख लेना है क्योंकि इतने थोड़े से कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं इनके, तो थोड़ा याद करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो लास्ट अब हमारा लर्निंग, मशीन लर्निंग का लास्ट टाइप रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है, ना तो इस पे इनपुट होता है ना ही आउटपुट होता है, बस ये अपनी गलतियों से सीखता है। जैसे कि बच्चा जब बच्चे को चलना नहीं आता ना, या फिर मतलब उसे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तो वो जब भी कुछ करता है, अगर उसे हम अप्रिशिएट करते हैं तो वो उस चीज को वापस करता है, अगर हम उस चीज के लिए उसे डांट देते हैं तो वो उसे वापस नहीं करता, ठीक है। तो ये अपनी गलतियों से सीखता है। रेनफोर्समेंट लर्निंग ज्यादातर कहां पे यूज होता है, गेमिंग वगैरह में यूज होता है, ठीक है। जब हम, जैसे आप चेस खेला होगा या फिर मतलब एक लूडो होता है, ठीक है, आपने लूडो खेला होगा। लूडो में क्या होता है कि हम एक कंप्यूटर के साथ खेलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर वो अपनी लर्निंग से सीख रहा होता है, ठीक है, वो यहाँ पर हम रेनफोर्समेंट लर्निंग का यूज करते हैं। तो देखो अभी मैं समझाऊंगा, अभी तो पहले ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। अब मॉडल इज ट्रेन टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर। अब ये हिट एंड ट्रायल पे बेस्ड होता है, पहले सबसे पहले करके देखेगा कोई भी ट्रायल, अगर वो सही हुआ तो ठीक है, वरना वो दूसरा करेगा, ठीक है। अगर वो गलत हो जाता है तो उसे नहीं करेगा वापस, पर जो सही हो गया उसे वो एप्रिशिएटेड मानता है और वापस करता है। तो देखो इट टेक्स एक्शन एंड रिसीव फीडबैक, ये एक्शन करता है और फीडबैक को रिसीव करता है। इट रिसीव्स रिवॉर्ड फॉर मेकिंग करेक्ट डिसीजन, इसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं करेक्ट डिसीजन करने पे। जैसे कि बच्चा अगर कोई सही काम करता है तो उसे हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, उसके लिए मतलब क्लैप करते हैं, या फिर मतलब रिवॉर्ड्स, मतलब आप कैसे समझाओगे कि मतलब उसको अगर आप अप्रिशिएट करते हो कुछ ही काम के लिए तो वो होता है हमारा रिवॉर्ड।
एंड पेनल्टीज फॉर मेकिंग इनकरेक्ट। अब हम उसे डांटते हैं या फिर मतलब वो पेनल्टीज होती हैं। अब ऐसे मशीन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मशीन के अंदर अगर जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, अगर वो जो कंप्यूटर है अगर आगे लेवल पे बढ़ जाता है तो एप्रिसिएशन है, अगर वो नीचे गेम ओवर हो जाता है तो वो क्या है उसका पेनल्टीज। इट हेल्प टू लर्न हाउ टू मेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर। ये देखो ये किसके लिए लर्न करता है कि बेटर डिसीजन ले सके फ्यूचर में। कॉमनली यूज इन द गेम प्लेइंग, रोबोटिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इन सब में यूज होता है। इट इज लाइक चिल्ड्रन लर्न न्यू बिहेवियर्स एंड स्किल। बहुत सब कुछ समझा दिया है ये, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक हमारा मतलब काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था टॉपिक का, मतलब पूरी यूनिट का, क्योंकि रेनफोर्समेंट लर्निंग इसमें से कोई सी भी चीज आपको नहीं पता 10 नंबर में कोई सी भी चीज आ सकती है। रेनफोर्समेंट लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, मशीन लर्निंग, एप्लीकेशंस मशीन लर्निंग, ये सब आ सकता है। ठीक है, ये सब में से अब किसी में से भी क्वेश्चन बनता है आप आराम से कर लोगे। ठीक है, इन सब में से। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसीजन ट्री लर्निंग। काफी मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक है, मतलब ऐसा सब लोग कह रहे हैं कि ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो मतलब मेरे को भी लग रहा है आ सकता है डिसीजन। और मतलब सीखने में क्या दिक्कत है जब इजी टॉपिक है। ठीक है, जब 2 मिनट आपको लगेंगे बस इसे समझने में। देखो क्या होता है इसमें ना क्या होता है, डिसीजन ट्री इज अ सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक। ये हमारी सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है। सुपरवाइज में क्या होता है, हमारे पास इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, पहले से जो कुछ सैंपल इनपुट आउटपुट होता है। ठीक है, सो देखो that can be used for classification and regression। ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज हो सकता है, बट मोस्टली इज प्रिफर्ड फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन। लेकिन ये क्या करता है, मोस्टली किसके लिए प्रिफर्ड होता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हमारी एक क्लास बेस्ड प्रॉब्लम होती है, क्लास बेस्ड हमारी लर्निंग होती है। उसमें क्या करते हैं हम कि मतलब अगर ट्रू है तो ट्रू एक डिसीजन, अगर फॉल्स है तो अलग डिसीजन, मतलब ट्रू और फॉल्स पे काम करती है। इट इज ट्री स्ट्रक्चर क्लासिफायर। ये थोड़ा सा है ना, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा बेस्ड है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कुछ मतलब प्रॉपर्टीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर आपको ये पता है ना तो मतलब आपका हो गया डिसीजन ट्री लर्निंग। ये 3 चीजें याद कर रख लो बस। तो देखो जो इंटरनल नोड्स होते हैं, जो हमारे इंटरनल नोड्स होते हैं वो होते हैं हमारे फीचर ऑफ डेटा सेट, वो हमारा फीचर होता है डेटा सेट का। अब जो हमारी ब्रांचेस होती है, यानी कि ये जो हमारी ब्रांचेस होती हैं वो होते हैं हमारे डिसीजन रूल्स। ठीक है, अब जो हमारे लीफ नोड्स होते हैं, जो हमारे लीफ नोड्स लास्ट वाले नोड्स होते हैं वो होते हैं हमारे आउटकम्स, यानी कि फाइनल आउटपुट। ठीक है, अब देखो डिसीजन ट्री कुछ ऐसे दिखता है, ये आपको डिसीजन ट्री में बना के आना है। अच्छा खासा डायग्राम मिल गया और इजी डायग्राम मिल गया। अगर डिसीजन ट्री आ जाता है तो आराम से आप कर दोगे। ठीक है, तो देखो डिसीजन ट्री सबसे पहला होता है डिसीजन नोड, जो कि रूट नोड होता है। फिर इसका एक हम सब ट्री बनाते हैं, यहाँ पर अलग, लेफ्ट में, राइट में अलग। तो देखो ऐसे डिसीजन नोड, फिर एक और डिसीजन नोड, फिर उससे हम लीफ नोड जो कि हमारा आउटपुट है, ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। अब देखो मैंने आपको डिसीजन ट्री लर्निंग को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो अब हमारे पास ये एग्जांपल है, इफ पर्सन इज फिट और नॉट। अब हमें चेक करना है कि पर्सन फिट है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वो 30 ईयर ओल्ड है या नहीं है। अगर वो 30 ईयर, हम यहाँ पे चेक करें 30 ईयर ओल्ड, लेस देन 30 ईयर ओल्ड है, यस लेस देन 30 ईयर ओल्ड है। अब चेक करेंगे क्या वो पिज्जा खाता है। ठीक है, वो पिज्जा खाता है, यस पिज्जा खाता है, तो वो अनफिट है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है अनफिट है वो। अगर वो पिज्जा नहीं खाता तो वो फिट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत काट पीट हो गई है, थोड़ा देख लेना यार, अगर मैं वापस बनाता फिर टाइम वेस्ट होता मेरा। ठीक है, पूरी रात तो वैसे ही हो गई, 3:30-4 बज गए। अब देखो ईट पिज्जा, अगर वो पिज्जा खाता है तो वो अनफिट है, अगर पिज्जा नहीं खाता तो वो फिट है। अब देखो अब हम चेक करेंगे, अगर नो आ जाता है यानी कि वो 30 ईयर से ज्यादा है। ठीक है, या 30 ईयर के बराबर है या 30 ईयर से ज्यादा है, तो वो हम चेक करेंगे क्या वो एक्सरसाइज करता है। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो वो फिट है, अगर वो नहीं करता तो अनफिट है। तो देख रहे हो, ये आपको एक बार बना के देख लेना, बहुत इजी है। बस यहाँ पे यस और नो चेक करने होते हैं, अगर सही आता उसके हिसाब से हमें आउटपुट देना होता है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम। ये हमारा 1 साल आ चुका है पिछले, मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, ये 10 नंबर में आया था। इसमें बस 6 स्टेप होते हैं, बहुत इजी स्टेप हैं। अभी लिख लो, ये जो ब्लैक पेन से मैंने लिखे हुए हैं, अगर ये आप समझ गए तो आप आराम से ये लिख दोगे 2-3 पेज के। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप है हमारा डिफाइन। अब देखो मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ, जैसे कि हमारा एक स्टूडेंट होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट मतलब बच्चा होता है कोई ह्यूमन बीइंग, तो उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि वो लर्निंग सिस्टम है उसका, कि मतलब पहले वो क्या करता है, प्ले ग्रुप में जाता है, फिर नर्सरी में जाता है, फिर फर्स्ट क्लास, मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है
उसके लिए कि वो कैसे अपना मतलब पूरी लर्निंग करेगा पूरे स्कूल्स मतलब स्कूल वगैरह। अब हमारे जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं वो कैसे लर्निंग करते हैं वो हम ये देखेंगे, ठीक है। इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है उसे हम डिफाइन करते हैं किसके थ्रू, इनपुट आउटपुट एंड इवोल्यूशन मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है हमारा कलेक्ट एंड प्री प्रोसेस डेटा। अब हमने क्या करना है कि डेटा को कलेक्ट करना है और उसे प्री प्रोसेस करना है। कैसे, डेटा टू ट्रेन एंड टेस्ट द सिस्टम। अब हमें क्या करना है, टेस्ट करना है सिस्टम के लिए डेटा को जो कि हमने लिया है। जैसे कि हमें ना कुछ पहले से डेटा लेके रखते हैं जो कि हम ट्रेन कराते हैं मॉडल को उससे, ठीक है। इन्वॉल्व क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मिंग एंड नॉर्मलाइजेशन द डेटा। अब क्या करते हैं हम, जो हमारे पास डेटा आता है, रॉ डेटा आता है, हम उसे क्लीन करते हैं। क्या वो डेटा सही है, अगर कोई गलत डेटा है तो उसे हटा देंगे। फिर ट्रांसफॉर्मिंग, अगर वो डेटा वैसा नहीं है तो उसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे वैसा। और नॉर्मलाइजेशन द डेटा, यानी कि जो भी हमारी रिडंडेंसी है, यानी कि मतलब उसके अंदर कोई भी कॉपीज है डेटा की, मतलब कि सिमिलरिटीज है डेटा में, तो हम रीयूज नहीं करेंगे डेटा को, उसे हम मतलब रीयूजेबिलिटी बढ़ाएंगे उसकी, और मतलब रीयूज नहीं करेंगे, सॉरी बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे रीयूजेबिलिटी। मतलब कि कोई हमारे पास दो डेटा एक जैसे तो हम एक ही डेटा रखेंगे, दो डेटा नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखो चूज एन एल्गोरिथम। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा डेटा के साथ हो गया अब हम करेंगे एल्गोरिथम। उस डेटा के लिए एल्गोरिथम चूज करेंगे, इन तीनों में से कोई भी एक, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब इनमें से कौन सी मतलब सही है वो हम चूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रेन दिस मॉडल। अब हमारे पास डेटा आ गया, एल्गोरिथम आ गया, अब हम इस मॉडल को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। कैसे ट्रेन करेंगे, कैन द ट्रेनिंग डेटा कैन द ऑन द ट्रेनिंग डेटा। अब हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हम इसे ट्रेन करेंगे और रिकॉग्नाइज द पैटर्न। और क्या किसके लिए ट्रेन कर रहे हैं हम, कि वो रिकॉग्नाइज कर सके पैटर्न को इनपुट और आउटपुट में, ठीक है, जिससे कि वो प्रिडिक्शन कर सके। तो ये हमारे 4 स्टेप थे, बहुत इजी स्टेप हैं, देखो ये कर लो। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर में तो मजे ही आ जाएंगे, ठीक है, आराम से लिख देना। तो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट द मॉडल। अब देखो आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो ऐसा मत करना कि यार ये नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा। अब जो इंपॉर्टेंट है ना वो पढ़ लो, क्योंकि आपका पेपर ही कल है, ठीक है। टेस्ट द मॉडल, आइडेंटिफाइंग एनी इश्यूज और लिमिटेशन विद द मॉडल एंड सजेस्ट एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो देखो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे मॉडल को कुछ इनपुट और आउटपुट के ऊपर, कि मतलब कोई वो कहीं गलत हमें रिपोर्ट तो नहीं दे रहा। टेस्ट करते हैं ना कभी भी हम कुछ बनाते हैं, तो देखो आइडेंटिफाई एनी इशू और लिमिटेशन, आइडेंटिफाई करो कुछ इशूज तो नहीं है उसके अंदर, कुछ लिमिटेशन तो नहीं है विद अ मॉडल, एंड सजेस्ट एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अब उसमें कुछ हमें इम्प्रूवमेंट भी अगर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो गलत है तो अगर कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहा है तो फिर हमारा डिप्लॉय द मॉडल, ठीक है। अब डिप्लॉय करेंगे मॉडल को, सब कुछ रेडी है, अब बस हमें क्या करना है, जहां पर भी हमें उसे यूज करना है हमें फिक्स करना है। तो देखो हम दो तरह से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है कि हमारे पास जैसे कोई बड़ा मॉडल है, जैसे कि रोबोट है, ठीक है। अब रोबोट के अंदर हम एक एक चीजें बना रहे हैं, जैसे कि अब उसके अंदर हम फेस रिकॉग्निशन की फीचर ऐड कर रहे हैं, तो फेस रिकॉग्निशन पे हमने काम किया और अब हम उसे डिप्लॉय कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग बिग मॉडल के अंदर, ठीक है। अब एक हो सकता है कि हम न्यू मॉडल बना रहे हैं, एकदम नया मॉडल है, वो किसी और के लिए नहीं है, तो होता है हमारा नया मॉडल। तो देखो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम डिप्लॉय करते हैं, इंटीग्रेटिंग द मॉडल इनटू एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कि हमारे पास पहले से कोई सिस्टम है उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। डेवलपिंग अ न्यू एप्लीकेशन डेट यूटिलाइज द मॉडल, ठीक है, न्यू एप्लीकेशन को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो ये वाला होता है। ये हमारे 6 स्टेप होते हैं, ये 6 स्टेप बहुत ईजी है, ठीक है, इन्हें कर लो। तो देखो अभी भी मैं रात में इसके लिए मतलब लाइट भी नहीं है यहाँ पे, इसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपका कल पेपर है। अगर मैं सुबह बैठूंगा रिकॉर्ड करने फिर वही दोपहर तक वीडियो दे पाऊंगा, फिर आप बोलोगे कि वीडियो नहीं आई। तो देखो पाइस थ्योरम, ये हमारा 2 नंबर में बहुत आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देना है, आपको बस फॉर्मूला लिख कर आना है 2 नंबर में और याद कर लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम, तो देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में आराम से आ सकता है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम होता क्या है ये देखते हैं हम। इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, ये हमारी एक कैसी टाइप है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम की एक टाइप है। तो देखो मैंने ना यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। तो देखो जब भी ऐसे अगर कुछ आता है ना तो आप लाइन वाइज लाइन छोड़ के लिखा करो, एक लाइन छोड़ के एक पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ के एक पॉइंट लिखा, तो पॉइंट वाइज लिखते हो ना तो काफी ईजी हो जाता है और आपका बड़ा क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। ये कैसा टाइप है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम का एक टाइप है, जेनेटिक एल्गोरिथम, ठीक है। ये
इट इज इंस्पायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब हमारा जो बायोलॉजिकल मतलब कि जैसे बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो ये उस वाले प्रोसेस से इंस्पायर्ड है कि मतलब उसके अंदर जो हमारी सिलेक्शन होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का, उससे ये इंस्पायर्ड है। तो देखो, इट स्टार्ट बाय जनरेटिंग अ बंच ऑफ रैंडम सॉल्यूशन। ये सबसे पहले किससे स्टार्ट होता है कि बहुत सारे के रैंडम सॉल्यूशंस को बना लेता है, ठीक है। देन टेस्ट देम टू सी हाउ वेल दे आर परफॉर्म, और फिर उन सारे सॉल्यूशंस को आपस में ही टेस्ट करता है कि उन सब में से सॉल्यूशन कौन सा बेस्ट है। फिर वो जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको वो रिकमेंड करता है जो कि बेस्ट है, ठीक है। द बेस्ट सॉल्यूशन आर देन कंबाइन टू क्रिएट अ न्यू सॉल्यूशन। अब जितने भी हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिलते हैं उनसे हम क्या करते हैं, एक कंबाइन करके हम एक न्यू सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि सबसे बेस्ट होगा। जस्ट लाइक न्यू बॉडी इनहेरिट ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स, ऐसे ही जो हमारा न्यू बेबी होता है वो ऐसे ही अपने पेरेंट्स से ट्रेट्स को इनहेरिट करता है, ठीक है। द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द बेस्ट सॉल्यूशन फाउंड। ये प्रोसेस जब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि हमारा बेस्ट प्रोसेस फाउंड नहीं हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी वे में समझ जाओगे, बस इन पॉइंट को पढ़ लो, आराम से अपने आप ही समझ जाओगे, ठीक है। यूज टू, ये किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर जनरेट हाई क्वालिटी सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड सर्च प्रॉब्लम्स। तो देखो ये किसके लिए यूज होता है, हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है, फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड सर्च प्रॉब्लम, इनके लिए ये यूज होता है। इतना सही बस जेनेटिक एल्गोरिथम है, यही पॉइंट है। आप इनको अगर आप और अच्छे से समझाना चाहो तो अपनी वे में समझा देना। हर एक पॉइंट पर आप एक पैराग्राफ बना सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। इतना अच्छे से ये पॉइंट मतलब इतने इजी वे में लिखे हुए हैं। और हर बार एक एग्जांपल दे देना कोई जो आपके दिमाग में आ रहा हो, और मतलब कि जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं, ठीक है। ये मतलब ये पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं, अगर आप और कुछ लिख सकते हो तो लिख कर आना। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है, बस आप वीडियो में देख लो, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एसवीएम मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ये हमारा क्या है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का टाइप है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क। ये हमारा क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो देखो ये बहुत इजी है, मैं अभी बताता हूँ। एसवीएम ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल बाउंड्रीज बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस इन द डेटा बाय फाइंडिंग अ हाइपर प्लेन दैट मैक्सिमाइज द मार्जिन बिटवीन टू क्लास। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ इसे। हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे कि डॉट 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 डॉट, कुछ है हमारे पास ट्राइंगल्स। ये हमारे पास दो क्लास हो गई, ठीक है। तो एसवीएम मशीन क्या करता है, एसवीएम मशीन tries to find the best possible boundaries between the different classes। अब हमारे पास ये दो क्लास हो गई, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये ट्राई करता है मतलब सबसे बेस्ट जो बाउंड्रीज है दो क्लास के बीच में उन्हें फाइंड करने की। तो देखो बाउंड्रीज क्या है, ये है बाउंड्री, ये हमारी क्या है, बाउंड्री है इन दोनों क्लास के बीच की, ठीक है। ये हमारी क्या है, बाउंड्री। तो ये कौन फाइंड करता है, एसवीएम, ठीक है, एसवीएम फाइंड करता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। और ये क्या इसमें ये मतलब क्या कोशिश करता है कि मैक्सिमम मार्जिन रहे। तो मैक्सिमम मार्जिन मतलब कि इससे दूर, यानी कि ये हमारा मार्जिन है, ठीक है। इनके बीच में जो दूरी है ये हमारा क्या है, मार्जिन है ये, ठीक है। इट ऑफ्टन यूज इन एप्लीकेशन सच एज, किस में यूज होता है, इमेज रिकॉग्निशन में यूज होता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड एक्सेट्रा, इनमें ये यूज होता है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन आ जाए तो ये लिख कर आना। और एसवीएम इतना ही है टॉपिक, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। अब मैं आपको क्या और बताऊं, इतना ही है टॉपिक और आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस क्या करना है, ये पॉइंट लिख कर आने, ये वाला ग्राफ बना देना एक्स वाई, और मतलब कि ये वाला ग्राफ बना के और ऐसे शो कर देना कि ये हमारा एसवीएम ने इसे शो किया है और मैक्सिमम मार्जिन को फाइंड करने की कोशिश करता है। फिर है हमारे इश्यूज इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है, इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि सीधा ऐसे पूछा था, पिछली बार भी ऐसे शायद इश्यूज से रिलेटेड आया था मशीन लर्निंग में। तो ये हमारा मतलब लास्ट टॉपिक भी है उसका यूनिट का, तो अच्छे समझो। देखो इसमें पहले ये पॉइंट समझ लो और इससे आप जो ब्लू वाला पार्ट है वो आराम से खुद ही समझ जाओगे। देखो पहला क्या है, डेटा क्वालिटी। तो देखो मशीन लर्निंग में एक हमारा इशू है कि मतलब हमें क्वालिटी डेटा चाहिए, ठीक है।
अगर हमें डेटा को, अगर हमें मॉडल को अच्छे से ट्रेन कराना है, बहुत सही अगर हमें आउटपुट लेनी है मॉडल से, तो हम क्या करें, हमें सबसे बेस्ट उसके अंदर इनपुट चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास डेटा ही अगर क्वालिटी वाला नहीं होगा तो वो बेकार एकदम हमारे पास आउटपुट जनरेट करके देगा। अब देखो मैंने ना एक बार मशीन लर्निंग थोड़ा सा यूज किया था, और उसके अंदर है ना मुझे एक मॉडल को ट्रेन करना था, तो हमें दिए गए थे कप और एक हमें आर्डिनो में डिफरेंस करना था। कप और आर्डिनो देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है, और आराम से कोई भी मशीन कर सकती है, लेकिन हमारे पास कोई भी डेटा नहीं था, मतलब हमारे पास कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं था आर्डिनो और कप। हमें क्या करना था, हमें गूगल पे से फोटो सर्च करनी थी और उससे हमें मॉडल को ट्रेन कराना था। तो गूगल पे क्या हुआ, हम जब फोटो क्लिक कर रहे थे तो फोटो हमारी अच्छी क्लिक नहीं हो पाई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, वो हमारा जो डेटा की जो क्वालिटी थी वो कैसी थी, पुअर थी, ठीक है। उससे हमारा जो मॉडल था वो अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाया और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था कप और आर्डिनो के बीच में। इसलिए हमें क्या चाहिए, हाई क्वालिटी डेटा चाहिए। ये क्या है, हमारा एक इशू है, क्योंकि हाई क्वालिटी डेटा मिलना थोड़ा मुश्किल है, और मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है, एक्सपेंसिव भी हो सकता है हमें अगर क्वालिटी डेटा नहीं मिलता, ठीक है। अब ये इशू आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे समझा दिया। एसेंशियल टू हैव गुड क्वालिटी डेटा टू प्रोड्यूस क्वालिटी मशीन लर्निंग एल्गो एंड मॉडल, एक्यूरेसी ऑफ मशीन, और हमारी एक्यूरेसी मशीन लर्निंग के एल्गो किस पे डिपेंड करती है, डेटा की क्वालिटी पे, ठीक है। ये होता है हमारा डेटा क्वालिटी का इशू। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी। अब देखो इट इज डिफिकल्ट टू मेक डिफिनेटिव स्टेटमेंट ऑन हाउ वेल अ मॉडल इज गोइंग टू बी जनरलाइज इन अ न्यू एनवायरनमेंट। ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मतलब हमारा जो मॉडल है वो न्यू एनवायरनमेंट में कैसे काम करेगा, ठीक है। ये हमारा मतलब कि एक बार जब काम करेगा जब ही हम बता सकते हैं कि वो ऐसा काम करेगा आगे, ठीक है, क्योंकि वो जब न्यू एनवायरनमेंट में जाएगा तो उसके इनपुट और आउटपुट पे थोड़ा लर्न करेगा, उससे सीखेगा, फिर उस पर अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब देखो जब हम डेटा मशीन को हम क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा देते हैं, ठीक है। वो डेटा हमारा पर्सनल इन्फो भी हो सकता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी की भी प्रॉब्लम आती है, कहीं हमारा डेटा लीक ना हो जाए। हमने मॉडल को तो डेटा दे दिया ट्रेन करने के लिए, कहीं मॉडल से कुछ लीकेज हो गई, कहीं किसी ने हैक कर लिया कुछ, मतलब कैसे भी हमारा डेटा अगर लीक हो गया, तो डेटा आपको पता है अभी के टाइम पे डेटा इज अ फ्यूल, ठीक है। डेटा हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो किसी भी बिजनेस को पूरा का पूरा डुबा सकता है, या तो किसी बिजनेस को पूरा का पूरा बना सकता है, ठीक है। तो डेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर प्राइवेसी और सिक्योरिटी आ जाती है। जब हम मॉडल को हम ट्रेन कराते हैं तो बहुत सारा हम डेटा उसे देते हैं। तो देखो ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा। अब है हमारा कॉम्प्यूटेशनल रिसोर्सेज। अब देखो हमारा जो मशीन लर्निंग है ना, उसमें एक ये भी दिक्कत है कि हमारी मशीन लर्निंग थोड़ा सा है ना हाई रिसोर्सेज पे काम करती है, मतलब हाई थोड़े उसकी पावर होनी चाहिए कंप्यूटर की आपकी, जब ही तो काम करेगी। वो ऐसे ही काम नहीं करेगी छोटे मोटे आपके लैपटॉप पे बिना मतलब ज्यादा स्पेसिफिकेशन के काम कर जाए। उसको थोड़ा हाई स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसका जो प्रोसेसर होता है थोड़ा हाई चाहिए लैपटॉप को जब वो काम करती है, ठीक है। तो इसका क्या है, पहले से डिफाइन होते हैं इसके रिसोर्सेज। Machine learning algos can be computationally intensive and may require high amount of processing power or specialized हार्डवेयर टू रन इफिशिएंटली, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये यूनिट हो गई हमारी पूरी। अब देखो मैंने पूरी रात बैठ के ये यूनिट को पहले पढ़ा, फिर मैंने आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़े और पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन थे सबको कवर करा दिया, ठीक है। और जो क्वेश्चन जो कवर नहीं कराए हैं वो हमारे अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। आपको बस क्या करना है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं चाहता हूँ प्लीज हमारे चैनल पे 5K सब्सक्राइबर हो जाएं। अभी हमारे 4.1 के हो गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, आप जो भी मेरे को सब्जेक्ट बोल रहे हो, मैं देखो खुद पढ़ रहा हूँ, मेरा ASC का पेपर है, फिर भी मैंने ये लाया क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे यार, बहुत लोग मुझे मतलब कमेंट कर रहे थे, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है, आपके लिए। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अगर आपको नोट्स चाहिए, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। प्लीज यार सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने घर वालों से सबसे करवाओ सब्सक्राइब, जितने भी फोन है आपके घर में, कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें, ठीक है। ये मतलब मोटिवेशन आती है यार वीडियो बनाने की। अभी तो मोनेटाइज भी नहीं है चैनल, तो मोटिवेशन थोड़ी सी सब्सक्राइबर से आती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इतना आपने सपोर्ट किया। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज लिख कर जाना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।